नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। 3 साल बाद कोरोना महामारी से राहत मिल रही थी, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। कुछ महीनों से सर्दी, जुकाम और बुखार के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन अब ये जानलेवा भी बनता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि मौसम बदलने पर फ्लू के मामले बढ़ते जरूर हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही मरीज सामने आ रहे हैं। आमतौर पर हल्के स्तर की बीमारियों का कारण बनने वाला इन्फ्लुएंजा का संक्रमण अब घातक रूप लेता जा रहा है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 वेरिएंट की वजह से लोगों में कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं देखी जा रही है। आज इस कार्यक्रम में हम H3N2 पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राकेश पेरीवाल। जानेंगे उनसे कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इसकी चपेट में आने के बाद क्या करें। डॉक्टर राकेश पेरीवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। पूरे देश में इसके मामले आ रहे हैं, आखिर H3N2 वायरस है क्या? ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस ही है, ये इसका सिग्नेचर है। H और N इन अंकों से इनको नाम दिया जाता है। H इज़ फॉर, दिस आर 2 एंटीजेंस जो इसकी इन्फेक्टिविटी के बारे में बताते हैं। और ये इन्फ्लुएंजा ए का एक व्यवहार है कि हर बार ये नए रूप से आ सकता है। तो हमारी शंकाएं इसलिए है कि शायद ये एक नया रूप है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस वायरस को सर्कुलेट होते हुए। लोगों में अब थोड़ा संक्रमण ज़्यादा पाया गया है। लेकिन आपने कहा कि 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस वायरस को सर्कुलेट होते हुए, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जानलेवा ज़्यादा साबित हो रहा है, क्योंकि इससे अब मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। 2 लोग मर चुके हैं और इसे मिनी कोरोना भी कहा जा रहा है। क्या है इसके बारे? देखिए, क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस मनुष्यों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। ये जो वायरस का स्ट्रेन है, ये ज़्यादातर जानवरों में देखा गया है। जब ये जानवर वाले स्ट्रेन ह्यूमन बीइंग में आने लगते हैं तो ऐसा एक चांस होता है, रीअसॉर्टमेंट बोलते हैं वायरस का, जिससे एक नया वायरस आ जाए, पहली बात। और दूसरी बात है, जिस संक्रमण के अगेंस्ट में आपकी इम्यूनिटी नहीं है, उससे आपको आघात होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और ऐसी शंका बताई जा रही है कि शायद H2N2 से जो संक्रमण होता है इन्फ्लुएंजा का, वो ज़्यादा घातक हो। डॉक्टर, उम्मीद थी कि कोरोना के बाद लोगों में एंटीबॉडी ज़्यादा फॉर्म हो रहा है तो इन्फ्लुएंजा कहीं ना कहीं जो है वो उसके मामले कम हो जाएंगे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि उसका उल्टा हो रहा है। तो बिल्कुल जैसा वायरस वैसी एंटीबॉडी। आप इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट में इसलिए हर साल हमें वैक्सीन लेनी पड़ती है। हर साल एक नया स्ट्रेन आता है जिसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि H3N2 के अगेंस्ट में जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट में वैक्सीन है। जो वैक्सीन बनती है क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन, उसमें H1N1 और H3N2 दोनों के कंपोनेंट हैं। तो ये ज़रूरी है कि वैक्सीन हर साल ली जाए और ये ऐसा क्रम होता रहेगा जहाँ पे थोड़े थोड़े बदलाव होंगे वायरस में और एक नया वायरस हमें इन्फेक्ट करेगा। कि यही व्यवहार है इस वायरस का। और जहाँ तक कोविड का सवाल है, आपको कोविड हुआ है तो आपको कोविड के अगेंस्ट में इम्यूनिटी होगी, आपको कोविड की वैक्सीन लेनी होगी। सिर्फ ये है कि बाकी जितने ये वायरल इलनेसेस हैं जी, उनमें इन्फ्लुएंजा एक डरावना रूप इसलिए रहा है कि इसके पैंडेमिक देखे हैं हमने, और संक्रमण से ज़्यादा आघात होने के चांसेस भी इन्फ्लुएंजा में ज़्यादा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, H3N2 की अगर हम बात करें तो स्थिति जो है, जांच की ज़रूरत कब हो जाती है, कब अलार्मिंग सिचुएशन होता है और कब हमें डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है? इन्फ्लुएंजा एक सर्दी जुकाम जैसा ही है। बाकी जैसे वायरस हैं उसी तरह इन्फ्लुएंजा से भी सर्दी जुकाम होती है। ज़्यादातर जो स्वस्थ लोग हैं उन लोगों में आशा करते हैं कि अपने आप चली जाए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, पैरासीटामोल देना या डिकंजेस्टेंट देना। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, या जो बुज़ुर्ग हैं, या बहुत छोटे हैं, या जिनको और बीमारियां हैं, किडनी की बीमारी है, छाती की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उन लोगों में इनके संक्रमण से आघात पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी इससे खतरा हो सकता है। डॉक्टर, हर साल मौसम के बदलाव के दौरान, जैसे कि आप भी बता रहे हैं, ये बीमारी आती रहती है, लेकिन इस बार ICMR भी कह रही है कि बहुत ज़्यादा संक्रामक है और बहुत ज़्यादा लोगों क्योंकि टेस्टिंग रेट बढ़ गई है। मुझे याद नहीं है इन्फ्लुएंजा वायरस का टेस्ट हम कब किया करते थे, लेकिन अब इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। सर्दी जुकाम के लिए हमने स्वॉब्स पहले कभी नहीं भेजे हैं, लेकिन अब हम भेज रहे हैं। हमारे असम में भी हम इसके सैंपल भेज के इसकी टाइपिंग करा सकते हैं। तो सर्वेलेंस भी बढ़ गया है।
इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा कुछ नहीं है जो नए रूप से हुआ, जैसे कोविड हुआ है, वो एक नोवेल वायरस था नया। इन्फ्लुएंजा वायरस कैन बिकम ए नोवेल वायरस अपना एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बदल कर। तो H3N2 का संक्रमण इतना ज़्यादा था नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि ये भी हमारे बीच घूमेगा जानवरों के अलावा। सो इस वजह से थोड़ी सी शंका रहती है, ऐसा डर भी रहता है कि कोई नया वायरस इससे उत्पन्न ना हो जी। तो इसी वजह से ये सारी घबराहट है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा डिटेक्शन रेट बढ़ा है क्योंकि हम टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड से फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ हद तक जी, जिसकी वजह से टेस्टिंग बढ़ी है और लोगों में सतर्कता भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सामने आई बिल्कुल। है। पहली बार लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम भी बिगड़ सकता जी। है, वरना ऐसा कोई नहीं मानते थे। और हम हमेशा बताते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका बुखार उतर नहीं रहा है, आपको सांस की तकलीफ हो रही है, लोग अब ज़्यादातर अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना ही चाहिए। फैलने की अगर हम बात करें तो कैसे फैलता है H3N2 वायरस? पर्सन टू पर्सन है मेन ट्रांसमिशन, बट एनिमल टू पर्सन ट्रांसमिशन भी है, दोनों है। पिग्स है, एवियन फ्लू हम जानते हैं। हाँ, जनरली ऐसा देखा जाता है कि कुछ वायरस सिर्फ एनिमल्स में ही घूम रहे हैं, कुछ ह्यूमंस में घूम रहे हैं, लेकिन कभी कभी रीअसॉर्टमेंट हो जाता है, एक वायरस अपना एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में घुस जाता है और हाईली इन्फेक्टिव है, जैसे कोविड है उसी तरह फ्लू है। तो एक आदमी से दूसरे आदमी को संक्रमण, जनरली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, उससे होता है। इसीलिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन ज़रूरी है। शायद मास्क इन्फ्लुएंजा में भी काम करे। लक्षणों की अगर हम बात करें डॉक्टर, तो क्या है इसके सिम्टम्स और कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि ये H3N2 है, कोविड नहीं है? कोई इसके जानने की कोई तरीका नहीं है। दोनों का इनिशियल सिम्टम्स एक जैसा सा ही होगा और कुछ हद तक एडवांस मेडिकल एग्जाम जैसे CT स्कैन है, उनसे थोड़ा सा आइडिया, कोविड के कुछ दाग स्पेसिफिक हैं, इन्फ्लुएंजा में कुछ अलग तरीके के दाग मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है ये कोविड है या इन्फ्लुएंजा है, जांच से ही पता चल सकता है। जांच से ही पता चल सकता है। और अगर ये देखें कि कब तक ठीक हो सकता है ये सर्दी बुखार, क्योंकि हमने कोविड के केस में देखा है 14 दिन 21 दिन ये लंबा पीरियड चलता रहा, लेकिन H3N2 की अगर हम बात करें तो कितने दिनों में एक मरीज ठीक हो जाता है? फ्लू जनरली कुछ दिनों में ही ठीक होना चाहिए, हफ्ते भर पार हो गए तो बड़ी चिंता की विषय है। क्योंकि फ्लू में दूसरा जो प्रॉब्लम है कि जब आपको फ्लू होता है, कंजेशन की वजह से आपको दूसरे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। सो यू कैन, आप फ्लू वायरस सिर्फ इन्फ्लुएंजा की वजह से भी आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, या ऊपर से एक दूसरा संक्रमण भी हो सकता है जिससे आपकी तबीयत बिगड़ जाए। एक हफ्ते के बाद अगर आपका फ्लू के सिम्टम्स अभी भी चल रहे हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको परामर्श लेना ही है। आशा करते हैं हम लोग कि उससे पहले ठीक हो जाए। डॉक्टर, लोगों की शिकायत रही है कि सर्दी बुखार तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन जो खांसी है वो काफ़ी लंबे समय तक चल रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो खांसी में बिल्कुल दमे जैसी सी शिकायत हो जाती है, जैसे दमे में हुआ करता है, और शायद एयर पोल्यूशन भी उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। लेकिन इस बार ही हमने ऐसा देखा है कि खांसी काफ़ी लंबी चलती है, कुछ कुछ हफ्तों तक। ज़्यादातर हमने देखा है कि उनका हम एज़मा की तरह इलाज करते हैं। एज़मा बोलना सही नहीं है क्योंकि एज़मा बार बार होने से ही बोलते हैं, लेकिन संक्रमण का जो सिम्टम्स है वो बिल्कुल उससे मैच करते हैं, सिमिलर ट्रीटमेंट से ठीक भी होते हैं। तो इतने लंबे समय तक अगर खांसी है तो लंग्स में क्या इसका असर नहीं पड़ता है डॉक्टर? बिल्कुल पड़ता है। पेशेंट परेशान हो जाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, बड़ा स्ट्रेसफुल होता है खांसी। खांसी की वजह से ही आपकी बाकी बीमारियों में भी असर पड़ने लगता है, आपके शरीर के बाकी अंगों पे भी असर पड़ने लग जाता है और पेशेंट काफ़ी तकलीफ़ में रहता है। तो ये तो ज़रूरी है कि उसकी खांसी का कुछ निवारण किया जाए और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही खांसी ठीक हो जाती है। एक हफ्ते के बाद, जैसे मैंने कहा, फर्दर जांच की ज़रूरत पड़ती है कि इन्फ्लुएंजा के साथ शायद कुछ और ना हो गया हो। डॉक्टर, बहुत से लोगों की शिकायत ये भी रही है कि गले में अजीब सा इरिटेशन रहता है, तो उससे जाने में कितना दिन लगता है? क्योंकि कंजेशन होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारा जो नाक है जितना आगे दिख रहा है उतना ही पीछे है। इट इज़ लाइक द फ्लोर ऑफ द ऑरल, द रूफ ऑफ द ऑरल कैविटी, हमारे ब्रेन के नीचे और हमारी गले के ऊपर। और जब कंजेशन होता है तो वो एरिया भी कंजेस्टेड हो जो दिखता नहीं है और वहाँ से सिक्रेशंस आपके गले पे पड़ते रहते हैं। इसको हम लोग पोस्ट नेज़ल ड्रिप बोलते हैं। और पोस्ट नेज़ल ड्रिप में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोगों को खरखराहट सी रहती है, गले में एक अजीब सा सेंसेशन रहता है, खांसते हैं और बहुत बार इसके साथ साथ
छाती भी भारी रहती है। जी। सो वी कॉल इट लाइक समथिंग वेरी सिमिलर टू एलर्जिक राइनाइटिस। जैसा जिनको साइनोसाइटिस एलर्जी रहती है उनको पता है इस तरह की खांसी होती है, ऐसी से कुछ खांसी हम फ्लू में भी देख रहे हैं। डॉक्टर आईसीएमआर कह रहा है कि एंटीबायोटिक ना लो, बगैर बिल्कुल, एंटीबायोटिक क्योंकि के। एंटीबायोटिक मतलब एंटीवायरल मत लो। जी। एंटीबायोटिक मतलब अगर फ्लू का एंटीबायोटिक लेना है तो वो एंटीवायरल होता है। जैसे हम कोविड के लिए रेमडेसिविर दे रहे थे, वो एंटीवायरल है। जी। उसी तरह इन्फ्लुएंजा के लिए ओसेल्टामिविर आता है जो एंटीवायरल है। अगर आपको एंटीबायोटिक लेना है तो वो एंटीवायरल होना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल नहीं। एंटीबैक्टीरियल तभी देते हैं जब आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो या हमें आशंका हो कि ऊपर से और एक इन्फेक्शन हो गया है फ्लू के अलावा। तो बगैर एंटीबायोटिक या फिर जैसा कि आपने बताया, तो कैसे मरीज ठीक हो सकता है H3N2 की अगर हम बात? बिकॉज स्पॉन्टेनियसली ठीक होने चाहिए। जो स्वस्थ लोग हैं हम ऐसा आशा करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। लेकिन जिनको ये आइसोलेट हो गया है वायरस, उनको हम ओसेल्टामिविर दे सकते हैं। उससे ऐसा देखा गया है कि रिकवरी ज़्यादा जल्दी होती है। और जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं उनमें भी हम एंटीवायरल यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक का जहाँ तक, एंटीबैक्टीरियल्स का जहाँ तक है, अगर सभी यूज़ करने लग गए तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो एक बहुत मेजर चैलेंज है। और ख़ासकर उनके लिए जिनको सर्दी जुकाम की समस्या रहती ही है, जिनको ऑलरेडी कोई छाती की शिकायत हो, जिनको ऑलरेडी एज़मा हो, उनको अगर सर्दी जुकाम हो और हर बार वो एंटीबायोटिक लें तो एंटीबायोटिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पर भी बात करेंगे डॉक्टर, लेकिन बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में कितना प्रभाव कर सकता है H3N2 और क्या जानलेवा साबित हो सकता है बच्चों के लिए? बच्चों में भी बिल्कुल वैसा ही हाल है, लेकिन जो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे हैं उनमें घातक हो सकता है, लेकिन बाकी बच्चे बिल्कुल आराम से रिकवर हो जाते हैं। और ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेम सा है। एडल्ट्स में हम जिस तरह से ट्रीट करते हैं उसी तरह बच्चों में ट्रीट करते हैं। लेकिन डॉक्टर, अगर बच्चों में खांसी इतने दिनों तक चले तो कहीं ना कहीं इरिटेशन आ जाती है, पूरे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम बच्चों में क्या कर सकते हैं? बच्चों का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? एक तो आप ट्रांसमिशन चेन को रोकिए, जिस तरह हमने कोविड में किया। आइसोलेशन कीजिए, मास्क पहनिए। अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं घर में किसी को सर्दी जुकाम है, उससे दूर रहें, ये ज़रूरी है। दूसरी बात है, बच्चों को ऐसा नहीं है कि सर्दी जुकाम पहली बार हो ही रहा है, उस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करना है। आप कोई घरेलू नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मॉडर्न एलोपैथिक नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का हो। और सिम्टोमेटिक रिलीफ से ज़्यादातर देखा गया है कि सर्दी जुकाम जो खास परेशानी वाला पार्ट है वो ठीक हो जाता है। तो जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है या फिर जो पहले से बीमार है, उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है इस बीमारी से। बिल्कुल, और इसीलिए इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। अगर आप बहुत सारे देशों में देखेंगी, अब इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रेगुलर वैक्सीन बना दिया गया। हर साल आप एक डोज लीजिए। अगर हर आदमी ना भी ले तो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन जो हम बोलते हैं, जो बुजुर्ग है, जिनको ऑलरेडी किसी तरह की बीमारी है, जिनको डॉक्टरों ने ऑलरेडी परामर्श करके रखा कि हम सालाना हर बार आप इन्फ्लुएंजा का शॉट लीजिए, उन्हें बिल्कुल लेना है। ये प्रूवन है कि इन्फ्लुएंजा शॉट अगर कम्युनिटी लेती है तो इन्फ्लुएंजा का इंसिडेंस भी कम होता है और इन्फ्लुएंजा से जो रिलेटेड मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर है, वो भी कम होती है। तो वैक्सीन उपलब्ध है और उसे लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो बातचीत के इस दौर को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं H3N2 वायरस की, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राकेश पेरीवाल मौजूद है। डॉक्टर राकेश, हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो किस तरह की ये वैक्सीन होती है और इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो कौन से सीजन में ये सबसे ज़्यादा होता है? इन्फ्लुएंजा भारत में देखा गया है कि 2 मौसम में होता है, एक सर्दी से पहले और एक मानसून से पहले। और इसकी नोटिफिकेशन WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों देती है। तो अलग अलग जगह हमारे देश में इन्फ्लुएंजा का सीज़न अलग अलग है। शायद आसाम में वो मानसून से पहले हो। तो जो भी सीज़न है उस सीज़न से पहले ये वैक्सीन लेना है। ज़्यादातर बाहर के देशों में ये ठंड के पहले लिया जाता है, शायद वो दुर्गा पूजा का समय हो। ज़्यादातर मैं अपने पेशेंट को ये बोलता हूँ, लेकिन अब लगता है ये बिहू से पहले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मानसून आने वाला ही होगा और उससे पहले वैक्सीन हो जाए, ये ज़रूरी है। सभी उम्र के लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
कहा जा रहा था कि पहले सिर्फ बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन हर उम्र के लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, वैक्सीन के अलावा इस वायरस से बचने के लिए क्या करें? वैक्सीन के अलावा तो जो प्रोटेक्शन कोविड में था बिल्कुल वो सेम ही है। और ज़्यादातर हमें खतरा ये है कि इन्फ्लुएंज़ा बिगड़ ना जाए। वो ना बिगड़े इसके लिए ज़रूरी है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके जो भी बीमारियां हैं उनका कंट्रोल अच्छा हो। अगर ऐसा है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि इन्फ्लुएंज़ा से हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, लेकिन डेथ रेट कम होती है। बहुत एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में है जब हम देखते हैं कि मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर जो सावधानियां हमने कोरोना के दौरान बरती, उसी को बरतना है, उसे ही अपनाना है। डॉक्टर, देखा गया है कि हर तरह के वायरल के बाद आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई तरह के टेस्ट दिए जाते हैं। इन्फ्लुएंजा में अगर हम जाए डॉक्टर के पास बुखार जुकाम के साथ, कौन सी वो टेस्ट है जो करनी बहुत ज़रूरी है? ब्लड टेस्ट बहुत सारे देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसे पता नहीं है कि आपको इन्फ्लुएंजा है। आप एक सेट ऑफ सिम्टम्स लेके जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि इस दौरान सिर्फ फ्लू वायरस ही घूम रहा है। बाकी वायरस है, बाकी बैक्टीरिया हैं जिनसे आपको संक्रमण हो सकता है। हमारे लिए सिर्फ यही जानना ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लुएंजा है क्या, ये भी जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंजा के अलावा कुछ है क्या, या इन्फ्लुएंजा के साथ कुछ है क्या। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको इन्फ्लुएंजा है और ये किस स्ट्रेन की वजह से है, तो जैसे कोविड में थ्रोट स्वैब लेते थे उसी तरह इसमें थ्रोट स्वैब लेना पड़ता है, और वो सैंपल जिस लेबोरेटरी में इन्फ्लुएंजा वायरस की टेस्टिंग होती है वहाँ भेजनी होती है। सिर्फ उसी से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसी से एक्चुअली पता चल रहा है कि H3N2 का सर्कुलेशन देखा गया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आने वाले दिनों में? इंडिया तो वर्ल्ड कैपिटल सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। हमारे यहाँ पे बहुत रेगुलेशन नहीं है। आप डॉक्टर के पर्चे के बगैर भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा देखा भी गया है कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ खास कंट्रोल नहीं है। इवन डॉक्टर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम इतने नियंत्रण में काम नहीं करते हैं। ऐसे में पूरी पॉपुलेशन अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करे, और सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं, वेटनरी पॉपुलेशन में भी जहाँ एंटीबायोटिक का बहुत इस्तेमाल होता है, इससे ये खतरा ज़रूर बनता है कि जो बीजाणु है वो रेजिस्टेंट बन जाए। अस्पताल के अंदर तो हम देख ही रहे हैं व्हाट इज़ नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्योंकि अस्पताल के अंदर एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत वजहों से होता है, खासकर आईसीयू में डॉक्टर। बिल्कुल। और इस एंटीबायोटिक यूज़ की वजह से अस्पतालों में देखा गया है कि रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। अगर इसी तरह हम कम्युनिटी में भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो कम्युनिटी में भी ऐसे इन्फेक्शंस मिलेंगे जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। क्या हम ऐसा देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। धीरे धीरे ये दर बढ़ रही है, और आपको ये भी जानना है कि एंटीबायोटिक पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा भी देखा जाता है जब हम बीजाणु आइडेंटिफाई करते हैं जिसके अगेंस्ट में कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। जी, आपने जिक्र किया कि डॉक्टर लोग बिना पर्चे के जाकर मेडिसिन लेके आते हैं, तो खुद जो डॉक्टर बनने की जो अपनी आदत है उसे बदलना ज़रूरी है। एटलीस्ट कुछ दवाइयों के प्रति आप कुछ दवाइयाँ ले सकती हैं। आपको पैरासीटामोल लेना है आप ले सकते हैं, आपको एक कफ सिरप इस्तेमाल करना है, बुज़ुर्गों में तो मैं कहूँगा उसके लिए भी आपको परामर्श करना चाहिए, लेकिन आप ले सकते हैं। आप दूर दराज में रहते हैं, आपको मालूम है कि सर्दी जुकाम सा है, मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन एंटीबायोटिक सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन तो घातक है, बिल्कुल, खुद के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी। आप दोनों के लिए एक नई समस्या का सृजन कर रहे हैं। लेकिन देखा गया है डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं, कोई भी मरीज़ जाता है तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है? कुछ हद तक, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये जांच का दौर अब शुरू हुआ है। बहुत सारी ऐसी जगह हम जहाँ जांच नहीं कर पाते हैं, हम खुद भी डाउट में रहते हैं। पेशेंट्स के अगर कई दिनों से सिम्टम हो तो बड़ा प्रेशर सा रहता है उनको जल्दी ठीक करने में। हमें ये भी डर रहता है कि कहीं ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो गया हो। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? अंदाज पे एंटीबायोटिक दे सकते हैं, वही हो रहा है। और जहाँ तक माइक्रोबायोलॉजी की सर्विसेज हैं, बहुत अच्छी तो नहीं है। कोविड के बाद इसमें बहुत सुधार आया है, लेकिन अब भी छोटे कस्बों में और इवन बड़ी शहरों में भी ये सारी माइक्रोबायोलॉजी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, आप हर आदमी में ये पता कर सकें कि कौन सा बीजाणु है, ये शायद इम्प्रैक्टिकल है। इस वजह से भी भय है, भय दोनों में ही, डॉक्टर में भी पेशेंट में भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन और हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं।
तो जितना हो सके वायरल जो बीमारी है उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना हो बिल्कुल तो भी ना वो हो, ज़्यादा बेहतर होता है। डॉक्टर, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में एंटीबायोटिक छोटे से देना कितना घातक साबित हो सकता है? अगर ज़रूरत है तो देना है। एंटीबायोटिक बना है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को डिप्थीरिया है, पेशेंट को निमोनिया है, तो बिल्कुल देते हैं। लेकिन समस्या तब है जब आपको है कुछ और आप दे कुछ और रहे हैं, इस उम्मीद में कि इससे ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल भी नहीं होते। लोगों में ये भी एक धारणा है कि अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो हम जल्दी ठीक होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखा गया है डॉक्टर, एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है वो लोग पूरा नहीं करते। उस कोर्स को पूरा करना कितना ज़रूरी होता है? जिस इन्फेक्शन के लिए है उसको इरेडिकेट करने के लिए, पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, उसके लिए गाइडलाइन है। किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 5 दिन, किसी के लिए हफ्ता, 2 हफ्ता, वो ज़रूरी है आइडेंटिफाइड हो तो। लेकिन अगर गैर ज़रूरती एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया है तो आप जब भी बंद करें तभी सुख है, क्योंकि उसे कंटिन्यूअसली लेना विदाउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन शायद सही नहीं होगा। अगर बीच में हम एंटीबायोटिक छोड़ दें तो क्या क्या असर कर सकता है ये हमारी बॉडी में? अगर आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो जाएगा नहीं, आपके शरीर में फैलेगा, ये तो रहता ही है। लेकिन अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो सब्र रखना है। हमने हमेशा कहा है कि खुद को मॉनिटर करना है। आप डॉक्टर के पास एक बार जाएंगे, फिर आप अपने घर चले जाएंगे, फिर उस डॉक्टर से मुलाकात कुछ दिनों बाद होगी। इस बीच में आपको क्या करना है? इस बीच में जो मॉनिटरिंग हम कोविड में हमने सीखा, जो एक लेसन, वही सेम लगाना है। चलते हुए देखना है सांस फूल रही है क्या, खांसी बढ़ रही है क्या, क्या मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है क्या, क्या मुझे बुखार ज़्यादा हो रहा है क्या, क्या मुझे जो दूसरी बीमारियां थी उनका असर बढ़ रहा है क्या, ये सभी मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग खासकर मैंने कहा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो वेरी यंग और एल्डरली 65 साल के ऊपर के जो लोग हैं, या जिनको ऑलरेडी किसी तरह की बीमारी, उनमें और ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, निगरानी रखनी ज़रूरी है और उसी के अनुसार दवाइयाँ लेनी ज़रूरी है डॉक्टर के परामर्श के साथ। डॉक्टर, बच्चों की अगर हम बात करें तो बुखार हो, सर्दी हो, पेरेंट्स बहुत जल्दी एंटीबायोटिक दे देते हैं जल्दी ठीक करने के लिए। पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? सब्र रखना चाहिए। हम कहते हैं कुछ दिन के एंटीबायोटिक से भी बहुत सारा बदलाव आता है शरीर में जो हम नहीं चाहते हैं कि हो। और एंटीबायोटिक कुछ ऐसा नहीं है कि दे दो, इस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए। बहुत बार आप देखेंगे लोग घर में एंटीबायोटिक रखते भी हैं, तो जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे डायरिया हो, चाहे आपके सांस की कोई तकलीफ़ हो, चाहे खांसी हो, वो खुद या बुखार हो, खुद अपनी एक एंटीबायोटिक निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं बगैर किसी को बताए। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और बच्चों में आपको ये भी जानना चाहिए कि एलर्जी की शिकायत थोड़ी ज़्यादा होती है। दमे की शिकायत बोलिए या जो नज़ला बोलते हैं उसकी शिकायत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसी तरह हर बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा संभव है कि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं एक ग्रोइंग चाइल्ड में, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जी बिल्कुल। H3N2 की अगर हम बात करें डॉक्टर, क्या रहेगी आपकी सलाह लोगों के लिए? और डरना नहीं है बिल्कुल भी। 1-2 मौतें हुई हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक शंका है कि शायद इससे संक्रमण थोड़ा गंभीर होता है, शायद मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो, मृत्यु दर ज़्यादा हो, ऐसी भी एक शंका है। लेकिन ये शंका तक ही सीमित है। लेकिन शंका हो या ना हो, ये प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि ये वायरस फैले ना, क्योंकि हो सकता है ये वायरस हम पहली बार कांटेक्ट में आए तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी ना हो। और दूसरा मैंने कहा है जिन को भी इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लेने की सलाह दी गई है वो बिल्कुल लें। हमारे यहाँ पे अभी समय, अगर आप मॉनसून को समय मानते हैं इन्फ्लुएंज़ा सीज़न का, और हम ऑलरेडी पेशेंट देखने लग चुके हैं, तो शायद यही समय है कि आप अपना वैक्सीन का शॉट लें। और हर साल जो नई वैक्सीन आती है, नया बैच आता है WHO का साल, उसको लें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर, हमें अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस बीमारी से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खुद को हाइड्रेटेड रखने के अलावा मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें। कुल मिलाकर वही करना है जो हमने पहले भी कोरोना के दौरान किया। हालांकि इससे बचाव के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है, जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं, और यही वो समय है जब आप अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।